नमस्कार, कोरोना पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से लड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने घर पर रहना है और साफ सफाई का ख्याल रखना है। सिर्फ इतना करना है, हाथ धोते रहने हैं और ये कोशिश करनी है कि आप जो हैं घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना आपके घर में नहीं घुसेगा। और घर में रहते हुए आपको कोरोना से जुड़ी तमाम जो इंफॉर्मेशन है, तमाम जो जानकारी है, हम उससे आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सिलसिले को। कोरोना पर हमने नजर बनाई हुई है और आज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त का अपडेट क्या है, आंकड़ों के हिसाब से भारत की तस्वीर क्या है। आइए जरा देखते हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से संक्रमित 540 नए मामले सामने आए हैं। 540 नए मामले पिछले 24 घंटों में भारत में इस वक्त जो है संक्रमित लोगों के हमारे सामने आए हैं। भारत में कोरोना से संक्रमित सक्रिय लोगों की जो संख्या है इस वक्त वो 5095 है। सक्रिय लोगों की संख्या मैं कह रहा हूं, जो एक्टिव हैं वो 5095 हैं। और कुल मिलाकर कुल जो संक्रमित लोगों की आंकड़ा है वो 5734 तक पहुंच गया है। जो सक्रिय नहीं, इसके अलावा भी जो कुल आंकड़ा है। और इस वक्त देश में कोरोना से संक्रमित 473 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इन्होंने लड़ाई जो है कोरोना से वो जीती है। 473 लोगों का आंकड़ा है ये। और देश में अब तक कोरोना से प्रभावित 166 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये कोरोना अपडेट है आज का, जो तस्वीरों के हिसाब से कोरोना की जो स्थिति है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं जल्दी से देश की सुर्खियों पर। नेशनल हेडलाइंस क्या हैं। जरूरी चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद में राज्यों की मदद के लिए केंद्र ने कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज को दी मंजूरी। 100% वित्तीय मदद वाला आर्थिक पैकेज जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक 3 चरणों में होगा लागू। कोविड-19 से निपटने के लिए मंत्रियों के समूह की हुई बैठक। अलग अस्पताल बनाने के साथ ही मास्क और वेंटिलेटर पर भी हुई चर्चा। केंद्र ने कहा पीपीई पर भय का माहौल बनाना सही नहीं। 20 कंपनियां कर रही हैं पीपीई का निर्माण। 49,000 वेंटिलेटर भी खरीदे जा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में सील करके बरती जा रही है सख्ती। राज्यों के साथ सहयोग के लिए केंद्र ने 9 राज्यों में 10 उच्च स्तरीय टीम भेजी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से हुआ इजाफा। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या देश में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमित डॉक्टर की मृत्यु। ओडिशा ने लॉकडाउन की मियाद 30 अप्रैल तक बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धन्यवाद के जवाब में कहा संकट के वक्त में दोस्त आते हैं और नजदीक। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। कोविड-19 की चुनौतियों पर की चर्चा। तो इतनी देश की सुर्खियां। अब आइए नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर, कोरोना से जुड़ी खबरों पर। कोरोना पर अमेरिका और डब्ल्यूएचओ में तकरार बढ़ी। अमेरिका द्वारा फंडिंग रोकने के ऐलान के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा वायरस पर न हो राजनीति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कोविड-19 की दवा के 10 क्लिनिकल टेस्ट यानी 10 परीक्षण चल रहे हैं देश में। अमेरिका में 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 1900 लोगों की मौत। अब तक भारतीय मूल के 11 लोगों की भी हुई है मृत्यु। अन्य 16 भी हैं संक्रमण के शिकार। चीन में कोरोना से जुड़े 63 नए मामले सामने आए। कुछ विशेषज्ञों ने नए मामले सामने आने के बाद जताई है चिंता।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तबीयत में मामूली सुधार, लेकिन अभी भी हैं वो आईसीयू में। पाकिस्तान में भी कोरोना फैलने के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पिछले महीने पंजाब प्रांत में जमात के सालाना जलसे में लाखों लोग हुए थे शामिल, जिसमें 40 देशों से आए 3000 विदेशी मेहमान भी थे। तो ये सुर्खियां और अब नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि राज्यों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। खास बात यह है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार की ओर से फंडेड पैकेज होगा। इसके तहत अलग से कोविड-19 अस्पताल के अलावा बुनियादी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ये एक स्पेसिफिक पैकेज है, कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। ये अप्रूवल हो चुका है। इसके लिए हमने आज ही स्टेट्स को लिखा है कि इस पैकेज के द्वारा 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है ये, जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग देयर हेल्थ सिस्टम्स, सपोर्टिंग देयर प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज, प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स और ड्रग्स, और साथ ही सर्वेलेंस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन ऑफ लेबोरेटरीज। और इसके तहत स्टेट्स पीपीज N95 मास्क, वेंटिलेटर्स या कोई और भी सप्लाईज हैं वह भी खरीद सकते हैं, जिसको टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी। साथ ही हम कम्युनिटी सर्वेलेंस एक्टिविटीज के लिए भी इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, एम्बुलेंस के इसके यूज कर सकते हैं। और सरकार की ओर से कहा गया है कि पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की देश में कमी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल वही लोग करें जिन्हें इसकी जरूरत हो। PPE is mix of different components जैसे बूट्स, N95 मास्क, कवरऑल और साथ में हेड गियर, उससे संबंधित कंपोनेंट्स भी उसमें होते हैं। तो केवल जहां पर हमारा हाई रिस्क होता है वहां पर पूरा कंपोनेंट यूज होते हैं। बाकी जहां पर हमारा मॉडरेट रिस्क होता है वहां पर N95 मास्क या ग्लव्स सफिशिएंट होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सफाई या ट्राइजिंग से रिलेटेड काम कर रहा है तो वहां पर N95 मास्क और ग्लव्स सफिशिएंट हैं। केवल इमरजेंसी रूम में, केवल मॉर्चुरी रिलेटेड एक्टिविटीज में, केवल जहां पर एक्चुअल में लैब सैंपल कलेक्ट हो रहा है वहां पर ही फुल कंटेनमेंट ऑफ पीपीई की जरूरत होती है। तो आपके द्वारा मैं सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई भय न रखें। सफिशिएंट क्वांटिटीज गवर्नमेंट के लेवल पर अफोर्ड कर स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही है। तो ये तो हमने आज की बड़ी खबर देखी, और आइए अब कुछ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखते हैं और शुरुआत करते हैं पीपीई किट से ही, क्योंकि जैसा अभी कहा जा रहा था, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज साफ कहा कि पीपीई किट जो है उनकी कमी नहीं है देश में, और अब 20 से ज्यादा जो निजी कंपनियां हैं वो पीपीई किट बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने जायजा लिया। एक पीपीई की जो किट बनाने वाली एक यूनिट है, उस यूनिट का उन्होंने जायजा लिया है, कैसे वहां काम हो रहा है दिन रात। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया के सामने कोरोना जहां सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी बड़ी चुनौती है पीपीई किट। स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये पीपीई किट आज एक चुनौती बन गई है। अमेरिका जैसे देश इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इस बात को समझ लिया है और सरकार और इंडस्ट्रीज के लोग अब इस पीपीई किट के लिए तैयार हैं। गाजियाबाद की कुरी कवाई इस इंटरनेशनल यूनिट में ये तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे तैयार किए जा रहे हैं, क्या इसका तरीका है और इसमें जुटे हुए जो कामगार हैं वो इसे कैसे बना रहे हैं, आइए देखते हैं इस पीपीई बनाने वाली यूनिट को। इस समय हम मौजूद हैं पीपीई बनाने वाली जो यूनिट है उसके कटिंग सेंटर में। इसको बहुत कॉम्पैक्ट रखा गया है ताकि ट्रैवलिंग कम से कम हो, और जो काम करने वाले लोग हैं वो दूसरी जगह पर उनका ट्रैवलिंग कम से कम हो। पहले कभी आपका तजुर्बा रहा है इन सब चीज़ों का? जी सर, पहले तो हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन देश को ज़रूरत पड़ी और हमने जो ये किट बनाने का हमने ठाना। ये जो हमारा प्रोसेस है ये हम बहुत ही सेफ्टी से कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है देश की सेवा करने में। ये पीपीई किट बनाने की वो यूनिट है जिसमें स्टिचिंग का काम चलता है, और जिस तरीके से वायरस को रोकने की जिम्मेदारी इनके हाथों में है, ये भी इस बात को समझ रहे हैं और बेहद मुस्तैदी और गंभीरता के साथ ये पीपीई किट बना रहे हैं। और ये इस यूनिट का वो भाग है जहां पर पीपीई किट को अन्य जो उसकी ज़रूरतें हैं, जैसे मास्क है
या ग्लव्स हैं, उन सबको कैसे पैक करना है, उसको कैसे किट में पीपी किट के साथ शामिल करना है, इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है। और अब बात करते हैं इस यूनिट को चलाने वाले प्रवेश चोपड़ा और उनकी पत्नी तृप्ता चोपड़ा से। प्रवेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो यूनिट शुरू हुई, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, कैसे आपने ये काम शुरू किया? जब लॉकडाउन के बाद हमारे पास में एक कॉल आया उत्तर प्रदेश सीएमओ से, और उन्होंने बोला कि आपकी एक्सपीरियंस अच्छी है और आप कोशिश कीजिए कि इस त्रासदी में देश के लिए कुछ किया जाए। तृप्ता जी, आपके अनुभव क्या रहे इस पूरे प्रोसेस में? सब गवर्नमेंट के सपोर्ट से, वर्कर के सपोर्ट से, सबके मेहनत से ये सारा बन पा रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो कामगारों की भी है, क्योंकि वो ऐसे वक्त में काम कर रहे हैं जब सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। यही जज्बा है और यही जो यहाँ से संदेश जाता है वो कि हम हर हाल में कोरोना से लड़ेंगे। अपने सहयोगी संवाददाता उर्मिलेश भट्ट के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। तो देखिए, देश को जरूरत पड़ी तो किस तरह से सब लोग एकजुट हुए और पीपीई किट की कमी की बात की जा रही थी। आज 20 से ज्यादा भारत में यूनिट जो है पीपीई किट बना रही हैं और साथ साथ तमाम जहां जहां जरूरत हो उनको सप्लाई कर रही हैं। तो देश के लोग ठान लें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और आइए आपको अब रिपोर्ट दिखाते हैं बनारस से, वाराणसी से दिखाते हैं कि अब सवाल यह है कि तमाम शहरों में किस तरह से निगरानी हो रही है। जो कुछ शहरों में हो रहा है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में निगरानी बहुत जरूरी है ताकि हर चीज का अमल जो है वो ठीक से हो। और उसी की निगरानी के लिए वाराणसी में एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है। वो कंट्रोल रूम कैसे 24 घंटे 7 दिन काम करता है, आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी की इस रिपोर्ट में। कोविड-19 का खतरा बड़ा है, ऐसे में वाराणसी शहर जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और एक खास इसने पहल की है कि जो इसका इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर था स्मार्ट सिटी का, उसको एक वॉर रूम में बदला गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यातायात प्रबंधन के अलावा वाराणसी का कमांड सेंटर कोविड-19 के खिलाफ विभिन्न विभागों में बेहतर तालमेल बना रहा है। खास बात यह है कि यहीं से होम क्वारंटाइन कर रहे लोगों पर सीधी निगरानी रखी जा रही है और उनकी पूरी सूचना एक क्लिक पर यहां मौजूद है। सर्वेलांस और जियो लोकेशन लेकर जियो टैग करने का है, वो भी हम कर रहे हैं। उसमें हम 2 तरह से उसको अप्रोच कर रहे हैं। पहली अप्रोच है कि जो हमारे जितने भी क्वारंटाइंड सिटीजन्स हैं जिनकी ओवरसीज ट्रैवल की हिस्ट्री थी, उन सभी को हमने जियो लोकेट कर लिया है उनकी सारी बैकग्राउंड के साथ, और हम लोग उसमें रेगुलर फीडबैक से उनके नो हाउ, उनकी मूवमेंट और क्या वो सारे उस SOP का फॉलो कर रहे हैं जो उनको बताया गया था, ये हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं और उसको क्रॉस चेक करवाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से ऑन फील्ड। 30 लैंडलाइन इंटरनेट सुविधा, शहर भर के 162 लोकेशन पर लगे 400 कैमरों की क्षमता वाले कमांड सेंटर पर फिलहाल नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग एक साथ काम कर रहे हैं। इस समय जो है वर्तमान में सबसे अधिक कॉल जो है कच्चे राशन के और खाने की आ रही है पैकेट से। तो कच्चे राशन की व्यवस्था तो तहसील से की जाती है, वहाँ फ़ोन कर दिया जाता है, तहसीलदार को बता दिया जाता है, लेखपाल वगैरह के भी नंबर हैं, उनसे भी डायरेक्ट संपर्क कर दिया जाता है और बाद में उससे फीडबैक लिया जाता है कि कच्चा राशन मिला कि नहीं। वाराणसी के लोग 1077 पर कॉल कर कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान जान सकते हैं, स्वास्थ्य सलाह ले सकते हैं। इसके लिए 3 शिफ्ट में यहाँ 30-30 लोगों की टीम 24 घंटे उपलब्ध है। कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर वाराणसी ने तकनीकी उपयोग करके लोगों की मदद करने की अनूठी पहल की है। इसलिए प्रशासन आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अरविंद चतुर्वेदी, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो पुलिस प्रशासन जो भी संभव है वो सब कर रहा है और देश भी पूरा एकजुट है और लाखों हाथ इस वक्त जो है वो मदद के लिए उठ गए हैं। जिन जिन लोगों को जरूरत होती है, ऐसे मदद के हाथ जो हैं हर देश के हर कोने में आपको दिखेंगे। जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाते, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 2 ऐसी चीजें रिपोर्ट, एक हरिद्वार से, हरिद्वार में किस तरह से जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक भोजन पहुंचाया जा रहा है, और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में, जी हाँ राजधानी दिल्ली में
जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं उनकी जो बस्तियां हैं वहां पर भी मुंबई से बैठे लोगों ने एक एक महीने का राशन पहुंचा दिया है। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश भर में लॉकडाउन जारी है। इस बीच कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए जहां एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और अपने अपने स्तर पर असहाय लोगों की मदद करने में जुटे हैं। ये दृश्य है तीर्थ नगरी हरिद्वार का। यहाँ के युवा भी कुछ इसी तरह मानव सेवा में लगे हुए हैं। हमारी टीम अलग अलग टुकड़ी बनाकर शामपुर, कांगड़ी, लालजी वाला, अलकनंदा घाट, रावली महदूद, सिडकुल, जहाँ भी ऐसे लोग, जहाँ मजदूर कुछ फंसे हैं, जहाँ कुछ गरीब लोग फंसे हैं जिनका खाना नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ हमारी टीम के स्वयं से भी अपने आप खाने की व्यवस्था करा कर वहाँ लोग खाना पहुँचा रहे हैं। शिखर पालीवाल और उनकी टीम के सदस्य निकले हैं लॉकडाउन के बीच फंसे असहाय लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए। बीइंग भागीरथ की टीम गंगा सफाई के लिए पूरे हरिद्वार में जानी जाती है, लेकिन इस बार मुकाबला कोरोना वायरस से है। टीम के सदस्यों ने ही आटा, चावल, दाल और पैसे का सहयोग किया और इसे भगीरथ जनता रसोई का नाम दिया। हर दिन तकरीबन 1000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 2000 करने का प्रयास है। आज सभी लोगों ने मिलकर 1001 पैकेट वितरण किया है और आशा है कि इसी तरह लोगों के सहयोग से हम लगातार इस पैकेट वितरण को बढ़ाते रहेंगे और कल के दिन हमने कुछ और एरियाज को टारगेट किया है हरिद्वार में और वहाँ भी हम इसको कल जारी करेंगे। भगीरथ के लोग निकल पड़े हैं जरूरतमंदों के बीच भोजन बांटने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से खरीदारी के दौरान लोग संक्रमित न हो, उसके लिए टीम ने प्रशासन के साथ मिलकर 1-1 मीटर की दूरी पर निशान भी बनाए हैं, क्योंकि लोग दूर रहेंगे तभी कोरोना से लड़ा जा सकता है। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। पुरानी कहावत है कि विपत्ति काल में सबकी मदद करनी चाहिए, वो अपने देश का हो या दूसरे देश से आया हुआ हो। इस संकट काल में मुंबई की स्वयंसेवी संस्था ने इन दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज में स्थित हिंदू पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के राशन और खाने पीने का जिम्मा उठा रखा है। मदद मिलने से पाकिस्तान से आए इन शरणार्थियों को बड़ी राहत मिली है। ये 70 जो आपने जो सामान के कट्टे भेजे थे वो हम पूरे परिवारों को भाई ने दिए हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से इनको 1 महीने का राशन पहुंचा दिया गया है ताकि कोई भूखा न रहे। दिल्ली में इस समय 4 कैंप्स हैं। एक आदर्श नगर का कैंप है जहां कुछ 275 परिवार हैं, एक रोहिणी का है, कुछ 107 परिवार हैं और 100 के आसपास ही कुछ मजनू का टीला एक कैंप है जहाँ है। उसी से थोड़ा आगे सिग्नेचर ब्रिज से थोड़ा नीचे उतर के कच्चे में जाकर के कुछ 75 परिवार हैं। इस संकट के समय बहुत से लोग आगे आए हैं और इनको काफ़ी मदद कर रहे हैं, राशन से, खाने से और कुछ सामान से। मुंबई की स्वयंसेवी संस्था ने इनको पूर्ण मदद का आश्वासन इस प्रतिबद्धता के साथ दिया है कि आप घर पे रहें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो जिनके पास कुछ देने के लिए है वो तो सब दे ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग मन में इच्छा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर जज्बा हो तो क्या नहीं किया जा सकता। दिल्ली के कुछ युवा हर घर से, उनके पास शायद ज्यादा फंड नहीं होगा, उन्होंने हर घर से 2 रोटी कलेक्ट करने का जिम्मा उठाया है। हर रोज हर घर से 2 रोटी लेते हैं और जहां लोगों तक खाना नहीं होता वहां तक पहुंचाते हैं। कैसे, देखते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की इस रिपोर्ट में। देश में जब भी कोई विपत्ति आई है, पूरा जनमानस एक साथ खड़ा हुआ है। इस समय भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनमानस धैर्य और संयम के साथ एक दूसरे की मदद कर रहा है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी क्षमता अनुसार मदद करना चाहते हैं, पर वो मदद कहां करे, कैसे करे, ये नहीं पता होता है। इसीलिए दिल्ली के कुछ युवा हर घर से 2 रोटी का कलेक्शन कर रहे हैं ताकि ये दान की हुई रोटी जो भूखे हैं
उन तक पहुंच सके। एक एक घर पे जाकर के माइक से बोलते हुए जाते हैं। ये जैसे कि आप माइक देख सकते हैं, मैंने लगा रखा है, और हमारे सारे वॉलंटियर पीछे पीछे होते हैं, और हम सारा खाना वगैरह इकट्ठा कर करके भिन्न भिन्न झुग्गियों एरिया में, स्लम एरिया में जाते हैं, जहाँ तक अभी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी शायद या कम लोग पहुँच पाए होंगे। मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि जो हमारा इकट्ठा किया हुआ सामान है वो जरूरतमंदों तक पहुँचे। पंख एक प्रयास नाम का ये स्वयंसेवी संगठन प्रतिदिन हर घर से 2 रोटी या सूखा राशन इकट्ठा करता है और फिर जरूरतमंद तक पहुंचा देता है। मोटरसाइकिल पर ही साउंड और माइक के सहारे हर चौखट पर 2 रोटी देने और सहयोग की अपील की जाती है। जितने भी जरूरतमंद हमारे भाई बहन हैं, जिन सबको खाने का पैकेट दो। अगर कोई भाई रोटी सेवा देना चाहता है, रोटी सेवा लेना चाहता है, कृपया आकर के हमारे वॉलंटियर से संपर्क करें। लॉकडाउन के इस मौके पर रोज कमाने रोज खाने वाले भूखे न रहें, इसके लिए ये युवा संगठन उनके द्वार तक पहुंच रहा है और उन्हें रोटी और राशन बांट रहा है। 2-3 दिन घर में ही था, फिर एक सेवा करने का अवसर मिला। भाई साहब का फ़ोन आया तो बड़ा खुशी हुई, और हम प्रतिदिन 6 से 8 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे जितना भी संभव होता है, हम लोग रोटी सेवा के लिए जाते हैं। घर घर पे जाते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप रोटी सेवा दीजिए। उस रोटी सेवा को हम इकट्ठा करके जो भी झुग्गी है, झोपड़ियाँ हैं, गरीब हैं, वहाँ तक उन रोटी को पहुँचाते हैं। मदद छोटी या बड़ी नहीं होती। इस समय आपकी रसोई से निकली 2 रोटी भी किसी भूखे के लिए लड़ने का सहारा बन सकती है। हिचकिचाहट छोड़कर संकट की इस घड़ी में सबकी मदद करें, हाथ छोड़े पर साथ नहीं। देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि उन लोगों की मदद की जाए जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, क्योंकि उनके सामने खाने की समय बड़ी समस्या है। कुछ ऐसे सामाजिक संगठन हैं, सरकार तो काम कर ही रही, लेकिन सरकार के साथ साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, वो भी बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। एक हमारे साथ ही एक ऐसा ही सामाजिक संगठन है, वो लोगों के घरों में जाके रोटी इकट्ठा करता है या फिर सूखा राशन इकट्ठा करता है और उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है जो इस समय जिनको ज्यादा जरूरत है। तो इससे मानवता भी यही कहती है कि हमें इस लॉकडाउन के मौके पर लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे पशु हो, पक्षी हो या फिर इंसान हो, सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। कहा भी जाता है कि इस समय हाथ छोड़े पर साथ न छोड़े। संतोष चौधरी, डीडी न्यूज, दिल्ली। चलिए, हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और इस वक्त जैसा आप जानते हैं कि तमाम राज्यों में ये कहा जा रहा है कि अब आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप अपना मास्क जरूर पहने। वो मास्क जरूर नहीं कि आपको खरीदा हुआ मास्क चाहिए, आप कपड़े से भी जो है मास्क बना सकते हैं और साधारण जो है बड़े आराम से आप घर में बैठ के अपने लिए मास्क तैयार कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं मास्क से जुड़ी एक गुड न्यूज। जी हाँ, ऐसे मौसम में भी, ऐसे माहौल में भी गुड न्यूज हैं। और गुड न्यूज क्या है, कैसे मास्क बन रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सिलाई मशीन पर बैठकर दिन रात मास्क बना रहे ये सज्जन कौन हैं? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? रीवा में तो सभी लोग इनसे परिचित होंगे क्योंकि ये रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा हैं। जनार्दन मिश्रा ने बताया कि वो ये मास्क तब तक बनाना बंद नहीं करेंगे जब तक इस महामारी का अंत नहीं हो जाता। ये मास्क जनार्दन मिश्रा अपने संसदीय क्षेत्र के निर्धनों को प्रशासन के सहयोग से वितरित कर रहे हैं। इसको आगे भी जारी रखेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो मास्क बनाने की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, मास्कों की संख्या बढ़ेगी। छोटा सा प्रयास है, समय है अपने पास, तो क्या किया जाए, क्या हम देश के लिए इस समय योगदान दे सकते हैं। तो उसमें ये मास्क हमको लगा कि मास्क बनाया जा सकता है तो बना रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अधिक ज़रूरत है इस समय, क्योंकि वहाँ भी उतनी जागरूकता नहीं है, संसाधन भी नहीं है। तो ये मैं जो कुछ भी तैयार करूँगा वो जिला प्रशासन को दे दूँगा।
तो ये गुड न्यूज़ थी। देखा आपने कि जब एक जनप्रतिनिधि भी किस तरह से जो है मास्क बना रहे हैं जनता के लिए, इससे बड़े उदाहरण और क्या हो सकता है। पर गुड न्यूज़ के साथ साथ फेक न्यूज़ भी देश में बहुत सारी है। इन फेक न्यूज़ से आपको सतर्क रहना है और इसीलिए हम फेक न्यूज़ का भांडा फोड़ता है। ये देखें फेक न्यूज़ किस तरह की है जो आपको फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक अखबार का फ्रंट पेज शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि तबलीगी जमात के फरार मौलाना साद ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। ये खबर झूठी है और अखबार के फ्रंट पेज की ये जो झूठी तस्वीर है कंप्यूटर पर फोटोशॉप करके बनाई गई है। मौलाना साद ने ऐसा कोई भी जो है 1 करोड़ रुपए नहीं दिया, बल्कि वो खुद इस वक्त छिपे हुए फिर रहे हैं। एक और आपको फेक न्यूज दिखाते हैं। कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने आरोग्य सेतु के डेटा को लेकर नागरिकों की निजता के अधिकारों के उल्लंघन पर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट छापी है, लेकिन यह खबर भी गलत है। इन तमाम खबरों का कोई आधार नहीं है, ये महज अटकलों के आधार पर लिखी गई हैं और आरोग्य सेतु पर दर्ज की जा रही जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं देश की बाल सेना क्या कर रही है इस वक्त, किस तरह से मैसेज दे रही है, डालते हैं नजर। मोदी जी की सीख है सबको, घर पर ही रहना है हमको, घर पर रखे साफ सफाई, दूर दूर रहना है भाई, बार बार हाथों को धोना, पास न फटकेगा कोरोना, हम सब बच्चे हैं तैयार, कोरोना पर करेंगे वार।